गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज के 7th क्लास की वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कि स्टेट गवर्नमेंट का अर्थात राज्य सरकारों का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या रोल होता है। अब अगर हम राज्य सरकारों के रोल की बात करें और ऐसे में केंद्र सरकार को नज़रअंदाज कर दें, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होता है। सुप्रीम पावर जो होती है यहाँ पे वो यूनियन गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार के पास रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जो सेकंड ईयर पे आता है स्टेट गवर्नमेंट। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इस पूरे प्रोसीजर में संविधान ने अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों ही जो हमारे लेवल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और यहाँ तक कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी पूरी संपूर्ण व्याख्या की हुई है, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी उन्होंने उनके अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये तो हो गई आम भाषा की बात। अगर हम इसको ही थोड़ा सा टेक्निकल वे में समझें या टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए समझें, तो अगर हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार जो काम करती है उनके क्या मुद्दे होते हैं या किन सब्जेक्ट्स पे वो काम कर रही हैं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है दैट इज़ नोन एज यूनियन लिस्ट, जिसमें मोटे तौर पे समझा जाए तो तकरीबन यूनियन लिस्ट की अगर मैं बात करूं 99 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सीधे तौर पे केंद्र सरकार का अधिकार है, या उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ मेकिंग का जो काम है, कानून बनाने का काम है, या उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर निर्णय लेने का जो काम है वो केंद्र सरकार करती है। संविधान ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत स्पष्ट तौर पे व्याख्या की हुई है केंद्र सरकार के राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, एज वेल एज एक यूनियन लिस्ट की, जिन तथ्यों पे या जिन मुद्दों पे केंद्र सरकार को काम करना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारों के लिए भी बाकायदा 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर इनको अधिकार दे रखे हैं कि उन 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर राज्य सरकारें अपने हिसाब से एज पर देयर कंफर्ट एंड देयर ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन और कंफर्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि हर राज्य की अपनी खुद की समस्याएं होती हैं, अपना एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है और अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने निर्णय खुद ले सकें। फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती ही यही है कि केंद्र सरकार भी है लेकिन उनके अपने खुद के काम है जो यूनियन लिस्ट में मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले द यूनियन लिस्ट से। अब यूनियन लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में भी पहले बता चुका हूँ, 99 सब्जेक्ट्स पे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को ये फैसिलिटी दिया हुआ है जिस पे वो लॉ बना भी सकते हैं, उसे अमेंड कर सकते हैं अर्थात उसमें संशोधन कर सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि जिन पे पूरी तरह से कंट्रोल केंद्र सरकार का होता है। इन तमाम मुद्दों पे, इन तमाम सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल केंद्र सरकार का होता है। अब इस तरह के जो मुद्दे हैं जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, सुनिएगा, समझिएगा। हाउएवर राइट हैंड साइड पे जो मेरा स्क्रीन है इस पर एक एक चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है और बिल्कुल प्रॉपरली वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये आजीवन काम आने वाला चैप्टर है आपके। तो अगर हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट में किन टॉपिक्स को या किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, समझिए, ध्यान दीजिएगा, वर्ड टू वर्ड चलेंगे हम लोग। फर्स्ट, डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा मंत्रालय की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जहाँ पे कि हमारी सेना आ जाती है जिस सब्जेक्ट के तहत। और सेना में भी तीनों भाग, चाहे वो आर्मी हो जो ज़मीन पे लड़ती है, चाहे वो आपका मरीन हो जो समुद्र में हमारे यहाँ पे जो सैनिक हैं हमारे, और तीसरा वायु सैनिक जो हमारा एयरफोर्स है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तीनों जो डिफेंस का बॉडी है, तीनों पार्ट जो हैं
डिफेंस के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। देन आफ्टर आ जाता है फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मंत्रालय, या यहाँ पे किन चीज़ों पे या किन मुद्दों पे चर्चा की जाती है कि विदेश के साथ या इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ किस तरह की डील्स हैं, किस तरह के समझौते हैं, या फिर समझ लीजिए आपकी किस तरह का उनका व्यापारिक रिश्ता है, सामाजिक या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ये तमाम जो मुद्दे होते हैं या विदेशों से जो डील करने का जो प्रोसीजर होता है वो भी यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होता है। देन आफ्टर यहाँ पे आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस की बात अगर हम करेंगे तो फाइनेंस से मतलब वित्त मंत्रालय की बात आ गई है ना, जहाँ पे कि रेवेन्यू जनरेशन की बात आ गई, क्योंकि अगर देश के पास रेवेन्यू आएगा ही नहीं, जो कि आता कहाँ से, टैक्स के माध्यम से, अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं उनके माध्यम से, अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंसेस कैसे करेगी या सरकार कैसे चलाएगी, लोगों के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह की योजनाओं पे तमाम जमाने भर का पैसा खर्च होता है, वो कहाँ से आएगा। तो केंद्र सरकार के पास अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटस भी होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इनके कंट्रोल में होता है। देन आफ्टर आर्म्ड फोर्सेज जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डिफेंस एक वर्ड यूज़ किया था हमने, वहाँ पे रक्षा मंत्रालय की बात की थी। तो आर्म्ड फोर्सेज से संबंधित भी जो भी डिसीजन होते हैं वो खुद केंद्र सरकार या यूनियन गवर्नमेंट ही लेती है। देन आफ्टर एक और मुद्दा आ जाता है यहाँ पे, आप देखेंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर पिछले दिनों मोदी सरकार में एक बिल भी पेश किया गया था, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ कि भाई कौन तो हमारे देश का नागरिक है और कौन नहीं है, किसको हम रिफ्यूजी माने और किसको। ऐसे तो भाई बहुत सारी बाउंड्रीज हमारे देश की आज भी ऐसी हैं जहाँ पे हम लोगों ने फेंसिंग नहीं किया हुआ। अक्सर सुनने में आता है कभी रोहिंग्या मुस्लिम्स, कभी बांग्लादेशी, पाकिस्तान से तो खैर अभी काफ़ी कम हो गया, वरना उधर से भी आवक जावक पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अब वो दूसरे गैर मुल्क के लोग हमारे देश में आ जाएंगे, या हमारा खुद का इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी खुद की अपनी समस्या है, हम इनको नहीं सिलटा पा रहे या उनको नहीं ख़त्म कर पा रहे, तो फिर अदर देश के भी अगर हमारे पास आने लग गए और एक अच्छे मेज़बान के नाते हम उनको रखते चले जाएंगे, तो हमारा खुद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों में सब अच्छे आ जाएं इस बात की कोई गारंटी नहीं। कई दफ़ा इन्हीं लोगों के बीच में से छुप छुपा के टेररिस्ट या नक्सली भी आते हैं, गैर संवैधानिक कार्य करने वाले लोग भी हमारे यहाँ पे आते हैं। तो सिटीजनशिप का जो मुद्दा है वो भी केंद्र सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है कि कौन तो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, इसका जो निर्णय है वो भी केंद्र सरकार खुद ही करती है। इसके अलावा बात करूँगा मैं रेलवेज़ की। आपने देखा होगा रेलवेज में स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे, ट्रेन के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, भारतीय रेल। कभी देखा है कभी ऐसे राजस्थान की रेल या पंजाब की या गुजरात की? नहीं, रेलवे जो है वो पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलने वाली संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। इसके ऊपर पूरी तरह से जो कंट्रोल होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का अर्थात केंद्र सरकार का होता है। इसी तरीके से एयरवेज पे भी इन्हीं का कंट्रोल है। हाँ, रोडवेज अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, जैसे राजस्थान रोडवेज, यूपी रोडवेज, एमपी रोडवेज। रोडवेज का जो काम है वो बेशक स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन रेलवेज हमेशा केंद्र सरकार के कंट्रोल में रही है और आने वाले वक्त में भी रहने वाली है। एयरवेज बिल्कुल सेम उसी तरीके से इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा आपने देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जिसको पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के तौर पर भी जाना जाता है। ये भी केंद्र सरकार के कंट्रोल का ही सब्जेक्ट होता है। देन आफ्टर करेंसी एंड बैंकिंग की बात करेंगे। जैसा कि करेंसी की बात करेंगे, पूरे देश में एक ही तरह की करेंसी चलती है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पंजाब की करेंसी अलग है, राजस्थान की अलग है, यूपी की अलग है, बिहार की अलग है या केरला की अलग है। करेंसी क्योंकि एक जैसी चलती है पूरे देश भर में, इसी वजह से करेंसी पे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूँगा, केंद्रीकृत बैंकों की बात करूँगा, तो उसके ऊपर भी जो कंट्रोल होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का ही होता है। इन पे जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी लॉ बनाना है या उसमें अमेंड करना है, वो तमाम अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो भी इन्हीं के पास होता है। एटॉमिक एनर्जी क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। एटम्स की अगर हम बात करें तो कहीं ये बिजली बनाने के काम आ रहा है, जैसे हमारे राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट की बात करूंगा मैं, जो रावत भाटा में हमारे से करीबी है। तो यहाँ पे हम लोग एटॉमिक पावर का यूज़ करते हुए बिजली बना रहे हैं, लेकिन एटॉमिक पावर का दूसरा इस्तेमाल एटम बॉम्ब के तौर पर भी किया जा सकता है। तो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ही रिस्की मसला होता है, इसी वजह से ये भी केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहता है। तो इनसे संबंधित जितने भी लॉ बनाए जाएंगे या अमेंड किए जाएंगे, इनका पूर्ण तरह अधिकार किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा यूनियन लिस्ट की बात। इस तरीके से और भी कई तमाम मुद्दे हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं 99। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टेट
लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये भी समझ लेते हैं अपन। स्टेट लिस्ट में वो तमाम मुद्दे आ जाते हैं या वो तमाम सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिस पे पूर्णतया अधिकार राज्य सरकारों का होता है। देखेंगे आप, वीडियो चेंज हो गया आपका, इधर वीडियो में आपके जो स्क्रीन है वो चेंज हो गई है। इसमें हम स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स वो तमाम तरह के सब्जेक्ट्स जो राज्य सरकार के कंट्रोल में होते हैं, जिन पे राज्य सरकार ही लॉ बनाने का अधिकार रखती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जिसके लिए अब केंद्र सरकार के पास आर्मी है तो राज्य सरकारों के पास क्या होता है? यहाँ पुलिस व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा ना, जितने पुलिसमैन होते हैं उनके यहाँ जो टैग लगा हुआ होता है कंधे पे दोनों तरफ, राजस्थान पुलिस तो राज पुलिस, या MP पुलिस, या महाराष्ट्र पुलिस, ऐसे टैग लगे हुए होते हैं। तो जो पुलिस का जो काम होता है वो राज्य सरकारों के कंट्रोल में रहता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ की। तो लोकल लेवल पे या स्थानीय राज्य के लेवल पे अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स कहाँ बनाने हैं, कितने बनाने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनमें होनी चाहिए, इससे संबंधित जो भी निर्णय लेना है वो राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है। पब्लिक हेल्थ के अलावा बात आ जाती है सैनिटाइजेशन की। एक्चुअली सैनिटाइजेशन वर्ड इसलिए निकल गया क्योंकि इन दिनों हर तरफ हम लोग देख रहे हैं, कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। सैनिटाइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो अब बात करेंगे सैनिटेशन की। सैनिटेशन और सैनिटाइजेशन बहुत बहुत कम फर्क है दोनों में। सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई रखने से हो जाता है और सैनिटाइजेशन का मतलब पूरी तरह से सैनिटाइज करने से हो जाता है, अर्थात कीटाणु रहित होने से होता है। ठीक है। नाउ तो हेल्थ फैसिलिटी और सैनिटेशन ये भी राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम ये सब साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है इन दिनों। नेक्स्ट इज एजुकेशन। शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा भी आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे भी जैसे दो तरह का बोर्ड चलता है। एक CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहता है और पूरे हिंदुस्तान भर में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका वो बिल्कुल सेम रहता है, कॉमन रहता है। परंतु राज्य सरकारों को भी अधिकार हैं कि वो अपने राज्य के मुताबिक अपना खुद का एजुकेशनल बोर्ड रख सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, हम अगर अभी की बात करूं मैं तो जैसे राजस्थान में राजस्थान बोर्ड चलता है, अदर स्टेट में बात करेंगे UP बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, पंजाब बोर्ड, गुजरात बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ऐसे स्टेट लेवल पे भी एजुकेशन के जो इनके अधिकार होते हैं ये इनके पास होते हैं। नाउ एजुकेशन के अलावा आ गया लैंड रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स कह सकता हूँ मैं, जहाँ पे कि ज़मीनों को किस तरीके से एलोकेट करना है इसका अधिकार भी राज्य सरकार के पास होता है। साथ ही साथ जब ज़मीन अधिग्रहण की जाती है, चाहे वो सड़क बनाने के लिए हो, अस्पताल बनाने के लिए हो, या किसी और दूसरे सरकारी काम के लिए हो, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट खुद बनाती है। साथ ही साथ इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई की बात करूँगा, आम आदमी की ज़रूरत की बात है, किसानों की ज़रूरत की बात है, तो इरिगेशन से रिलेटेड भी नहरों का काम, कैनाल्स वगैरह कैसे बनानी है, डैम्स कहाँ बनाने हैं, किस किस क्षेत्र में कैनाल्स जाएंगी, इससे संबंधित भी जो तमाम काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है। साथ ही साथ पोर्टेबल वाटर की सप्लाई करना ये भी राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी होती है। एंड फाइनली स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर हम बात करेंगे स्टेट ट्रांसपोर्ट की, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट के तौर पे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, RSRTC जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये खुद राजस्थान के कंट्रोल में है। जैसे हम अपने एरिया की बात करें, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में उनके खुद के अपने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, सरकारी बसें होती है जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन अगेन आपका एग्रीकल्चर आ जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी अगर कोई नीति है, किसानों को किस दर पे उनका MSP लेना है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो किस तरीके से उन तक खाद पहुँचाना, बीज पहुँचाना, इंश्योरेंस का काम हो गया, या किसानों को आर्थिक मदद पहुँचाना है, बैंक के माध्यम से फाइनेंस करना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऋण देना है। ये तमाम जो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको प्रमोट करने का काम, जिसके अंदर आपका डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाता है, ये सब राज्य सरकारों का होता है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे तो हर राज्य की कुछ विशेषता होती है, जिसमें हैंडलूम से लेके हैंडीक्राफ्ट भी आ जाता है। और ये तो हम बात कर रहे हैं अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन मिडिल लेवल इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। जैसे बड़े कारखानों में बात करेंगे हम तो कुछ राज्यों में इस्पात का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो कहीं पे सीमेंट का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहीं पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, कोटा स्टोन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं पर कोयला ज़्यादा हो रहा है। तो इस राज्य स्तर पे अगर मैं बात करूंगा तो इस तमाम तरह के जो व्यापारिक या वाणिज्यिक ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनमें टैक्स प्रणालियां होती हैं, इसमें चुंगी होती है,
अलग अलग तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो सब का निर्धारण, या माइनिंग से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है, ये लोग ये सब पर्टिकुलरली स्टेट वाइज अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। कुल मिला के राज्य से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लॉज होंगे, वो उनको बनाने का जो अधिकार होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होता है, जिसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में भी 52 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ये वो मुद्दे होते हैं बेटा जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच के मुद्दे होते हैं। ऐसी आवश्यकताएं लोगों की, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स जिस पे दोनों ही गवर्नमेंट निर्णय लेती है। अब इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे कि जो 52 सब्जेक्ट्स होता है जिसमें कौन कौन से आ गए। सबसे पहले तो लेबर, ठीक है, मजदूरी की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग जो मजदूर हैं इनसे संबंधित भाई उनकी मजदूरी कितनी होनी चाहिए, उनको कितना वेजेस मिलना चाहिए, ये तमाम तरह के जो निर्णय, इस पे जो निर्णय है वो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो दोनों मिलकर लेती है। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में वो मुद्दे आएंगे जिसपे लॉज बनाने का अधिकार दोनों ही गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। हावेवर इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा जो इस पैराग्राफ में सबसे लास्ट में लिखी हुई है, वो ये है कि निर्णय दोनों ही सरकारें मिलके लेंगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार उस पर कोई बिल पेश करके लॉ बना दे, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन भी उस पर जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का कोई भी इनकंसिस्टेंसी अगर नज़र आती है इस तरह के लॉज में, तो उसमें सर्वोपरि केंद्र सरकार के जो व्यूज़ हैं उन्हें ही तवज्जो दी जाती है, उन्हें ज़्यादा वैल्यू मिलती है और उसी को एग्जैक्ट लॉ के तौर पर माना जाता है। तो एक आ गया लेबर, दूसरा आ गया एजुकेशन, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स। अब एजुकेशन में शिक्षा की बात करेंगे यार हम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई सीबीएसई बोर्ड के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बोर्ड होता है, लेकिन राज्य सरकारें खुद की भी अपनी बोर्ड चलाती हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमारे यहाँ पर भी है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि 34 साल के बाद एक शिक्षा नीति में बड़ा ही परिवर्तन मोदी जी ने रिसेंटली किया, जो आपकी भी जानकारी में आ गया होगा। हालांकि वो लॉन्च होगा 2022 से, क्योंकि उसके पहले काफ़ी सारी प्रिपरेशन हमें करनी है जिससे कि हम उस नई शिक्षा नीति को सही तरीके से सुचारू रूप से लागू कर पाएँ। तो एजुकेशन एक ऐसा मसला होता है क्योंकि हमारे देश के नागरिकों की बात है, देश के बच्चों के भविष्य की बात है, तो इस मुद्दे पर भी दोनों ही सरकारें डिसीजन ले सकती हैं। नेक्स्ट इज क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ पे बात अगर आ जाती है फंडामेंटल राइट्स के हनन की, फंडामेंटल राइट्स के को चैलेंज करने की, तो इस पे भी दोनों ही सरकारें बीच में हस्तक्षेप कर सकती हैं। राज्य सरकार की बात को ध्यान में रखते हुए भी एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। साथ ही साथ अगर आ जाएगा इसमें मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड केसेस, जैसे मैरिज की बात करके मैं करूं तो हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इस्लामिक अगर मैं वे में बात करूं तो वहाँ पे शादी का एक बहुत एक अच्छा तरीका भी कहेंगे उसको, लेकिन एक सिस्टम होता है जहाँ पे महिला और पुरुष या दुल्हन और दूल्हे दोनों से पूछा जाता है कि क्या आपको ये शादी कबूल है, तो 3 बार कह दिया उन्होंने कबूल है कबूल है कबूल है, तो साहब शादी हो गई। यहाँ तक तो समझ में आती है बात, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 3 बार तलाक कहने से तलाक भी हो जाता है, तो ये तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। तो आपको ध्यान होगा पिछले दिनों वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, तो इन्होंने 3 तलाक का जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब है शादी और तलाक जैसे जो मुद्दे होते हैं इस पे भी दोनों ही सरकारों की रजामंदी से लॉज बनाए जाते हैं। हावेवर वो लॉ अभी एक्टिवेट हो गया है जहाँ पे 3 तलाक सिर्फ कह देने से जो पहले रिश्ते ख़त्म हो जाया करते थे, जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम थे समाज में, वो अभी ख़त्म हो चुका है। अच्छी बात है, इस बहाने हमने उसका भी जिक्र कर लिया, आपको पता चल गया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्राइस कंट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे हम। तो मैं इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करूंगा तो एक राज्य बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है इकोनॉमी के लिए, दूसरा राज्य पीछे चला जा रहा है, तो देश के नाते तो हम कहाँ रह गए, हम तो पीछे रह गए ना। तो ऐसे कई मुद्दे होते हैं जहाँ पे अगर इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाए तो कहीं से किसी एक राज्य से कुछ रॉ मटेरियल मिल रहा है, किसी दूसरे राज्य से कुछ रॉ मटेरियल मिल रहा है, दोनों को मिला के हमने एक फिनिश्ड गुड तैयार कर दिया। तो बीच में एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो ब्रिज का काम करे, जो दोनों ही राज्यों का डेवलपमेंट भी हो, जिससे दोनों ही राज्यों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, जिससे तो इस तरह देश तरक्की करेगा। तो इस वजह से कई तमाम तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं या इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे भी कॉन्करेंट लिस्ट का ही सहारा लिया जाता है, जिसमें दोनों ही यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार होते हैं कि वो इन मुद्दों पे चर्चा कर सके और साथ ही साथ पूर्ण बहुमत से एक अच्छा बिल पेश किया जा सके जिसके ऊपर लॉ बन सके, जिसका फ़ायदा हमारे देश की आम जनता को हो।
तो आज हमने आज की वीडियो में फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में यूनियन लिस्ट देखा और उसके सब्जेक्ट्स देखे क्या क्या होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे हमने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स देखे एंड कॉन्करेंट लिस्ट के भी हमने सब्जेक्ट्स देखे, जहाँ पे कि दोनों ही सरकारों के पास, दोनों ही गवर्नमेंट या दोनों टीयर्स, दोनों लेवल्स के पास ये फैसिलिटी थी या फैसिलिटी होती है कि वो किन मुद्दों पे अपना निर्णय दे सकें, साथ ही साथ लॉज बना सकें और बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो दिस वन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, जहाँ पे कि हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि सबको अपने अपने अधिकार हैं, राइट्स हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, और इस तरीके से हम देश को एक सुचारू रूप से डेमोक्रेटिक वे में चला पाते हैं। और एंड ऑफ द डे सबका जो पर्पज़ होता है दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री विद हैविंग सो many kind of diversities, but still we are united. That is why India is known as the country of unity in diversity. Well, thank you so much. मैं अपना आज का जो लेक्चर है यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और ये तीनों ही पॉइंट जो मैंने समझाए हैं, टेक्स्ट आपको राइट हैंड साइड की स्क्रीन में दिख रहा है। प्लीज़ इसको एज इट इज़ उतारिए और अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। थैंक यू।